अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। सियासी एतबार से आइंदा चंद रोज इंतहाई अहम और सनसनीखेज समझे जा रहे हैं, जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी महाजराई आर या पार जैसे मरहले में दाखिल होने का इम्कान है। शहबाज सरकार जब तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात को बेकरार थी तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आंखें दिखाती रही। अब जब तहरीक इंसाफ बातचीत को तैयार है तो हुकूमत का बज़ाहिर इनकार है। तहरीक इंसाफ की जानिब से रवैये में लचक की वजूहात तो वाज़ेह ही है। जब मुक़तदरा से मामलात तय नहीं हो सके, कानूनी मैदान पर भी खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी, सड़कों की महाजराई भी उल्टी पड़ती गई। ऐसे में PTI के पास मशरूत ही सही लेकिन हुकूमत की जानिब रुख करने के सिवा कोई ऑप्शन बज़ाहिर बचा ही नहीं। लेकिन उधर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की इस कोशिश को मजबूरी या कमजोरी होने का तासुर देने से इनकारी है। तभी मुज़ाकरात से पहले मुतालबात की मंजूरी की शर्त आयद कर दी है और साथ ही इतवार तक की डेडलाइन देते हुए ये धमकी भी दे दी है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी का पहला मरहला शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे रवैये को देखते हुए हुकूमत की जानिब से भी लचक दिखाने की उम्मीद करना मुश्किल ही था और बज़ाहिर हो भी ऐसा ही रहा है। जब हुकूमत भी मरे को मजीद मारने पर मुसिर है, मशरूत ही सही लेकिन तहरीक इंसाफ के रवैये में लचक को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है बल्कि मुज़ाकरात की इस ख्वाहिश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी पसपाई के ताने भी दिए जा रहे हैं। तहम जहां मुस्लिम लीग नून के जारे मिजाज रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती हाथ को झिड़क रहे हैं, वहां मुफाहमती सोच रखने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इस टास्क को लेकर यकसू और संजीदा दिखाई देते हैं। तभी उन्होंने आज मुज़ाकराती मिशन को कामयाब बनाने के लिए मिन्नत समाजत तक करने का ऐलान कर दिया है। हम फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि हमें जिसकी भी मिन्नत करना पड़ी, गवर्नमेंट की होगी या गवर्नमेंट के वजीरों की होगी या प्राइम मिनिस्टर साहब की होगी या चीफ मिनिस्टर साहबान की होगी या प्रेसिडेंट साहब की होगी, हम मिन्नत करेंगे कि जी आप भी कमेटी बनाएं। एक दफ़ा कमेटी बन के जिस दिन डायलॉग शुरू हो गया, रास्ता बनना शुरू हो जाए। हम लोग दफ्तरों में बैठ के फैसिलिटेट करेंगे खामोशी से और दोनों को कोशिश ये करेंगे कि उनको यही, और हम कोई आयतल कुर्सी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फूकेंगे सब पे ताकि कोई बेहतर आ जाए। ऐसे में बॉल अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ही के कोर्ट में है, जिनसे मुतालिक ये इत्तलात भी आ रही है कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से मुतालिक अहम फैसला करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए इसी हफ्ते पार्लिमानी कमेटी बनाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी को मुज़ाकरात पर मुशावरत और फैसलों का मुकम्मल इख्तियार होगा। हुकूमत के वादे और इरादे अपनी जगह, लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी शक का शिकार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बकौल सबको यह अंदाजा हो गया है कि हुकूमत मुज़ाकरात को तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी को बनाए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन मुज़ाकरात को लेकर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। उमर अयूब का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से अडियाला जेल में मिलने की इजाजत देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात को लेकर दो टोक मौक़िफ़ और हुकूमत की जानिब से गैर वाज़ेह मौक़िफ़ की एक बड़ी वजह पीर का दिन भी समझा जा रहा है, जब इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी सुनाया जाएगा। और तहरीक इंसाफ के खदशे के मुताबिक तो इमरान खान को 14 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। इसी तरह इमरान खान और उनके पार्टी के मजीद कानूनी महाज भी खुलते ही चले जा रहे हैं। आज 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान, अली मीन गंडापुर और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त बरियत खारिज कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस में 12 मुल्ज़मान की दरख्वास्त बरियत की समाअत हुई। अदालत ने शिबली फराज, शहरियार अफरीदी, फवाद चौधरी, कंवल शोजब और उमर तनवीर भट्ट की दरख्वास्त बरियत भी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद बरियत की दरख्वास्तें गैर मुअस्सर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक तो हुकूमत के लिए मामलात अब उतने कठिन नहीं दिखते जितने शायद माजी करीब में होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा हो। हाल ही में मदारस से मुतालिक बिल को लेकर मौलाना फजल रहमान की जानिब से आने वाले चैलेंज ने हुकूमत के लिए खतरे की यकीनी घंटियां बजा दी थी। तभी आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद मौलाना फजल रहमान को मदऊ करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई है। और अब मौलाना को भी ये उम्मीद हो गई है कि 1-2 रोज़ में ये मसला हल हो जाएगा। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत क़ानून को फ़ौरी हिदायत जारी की। अब कानून व आइन के मुताबिक आप फ़ौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें, अमली इक़दाम हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1-8 दिन के अंदर इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। हुकूमत मौलाना मनाओ मिशन में कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाले चंद रोज में मालूम हो जाएगा, लेकिन मौलाना के चैलेंज के बाद हुकूमत को
अब भी उस आला अदलिया से जरूर चैलेंज दरपेश है जिसको हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम लाकर किसी हद तक काबू में लाने की कोशिश की थी आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से। आने वाले रिमार्क्स ने हुकूमत के साथ साथ बज़ाहिर रियासत को भी चार्जशीट किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कत्ल केस के मुल्जिम इसहाक की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिसके दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वजीर आजम के कत्ल का एतराफ किया गया। वजीर आजम के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। जैसे जमाल मंदोखेर ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आजम मारे गए, तीनों वज़ीर आजम के केसेस का क्या बना? बलूचिस्तान में एक सीनियर तरीन जज भी मारे गए, कुछ मालूम नहीं हुआ। असल बात कुछ करने की ख्वाहिश न होना है। उन्होंने मजीद कहा कि जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जिस मुल्क में वजीर आजम का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा? वजीर आजम एक दिन वजीर आजम हाउस में तो दूसरे दिन जेल में होता है। किसी को मालूम नहीं किसने कितने दिन वजीर आजम रहना है। इस सूरत हाल में मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपने मुज़ाकरात से मुतालिक मौक़िफ़ में मजीद कितनी लचक दिखा सकेगी, जबकि हुकूमत किस हद तक तहरीक इंसाफ के मुतालबात को मान सकती है? बात करके हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या वजह है, क्यों हुकूमत हिचकिचा रही है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए आमादा हो चुकी है लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इस पे खुल के कोई राय सामने नहीं आ रही, हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? देखें, जो बात आपने ख़ुद कही, मैं बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ और जो रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई काबिल एहतराम जजेस साहबान ने दिए, हकीकत तो यही है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम दूसरे को ज़रूर तनकीद करते हैं या दूसरे की ज़िम्मेदारियों का एहसास उसको ज़रूर दिलाते हैं, मगर जो मेरे करने का काम है मैं शायद उस तरह नहीं करता। बदकिस्मती से पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं, जब जब जिस पे आजमाइश आई, जब जब जिसको आइन कानून के साथ खड़ा होने के लिए वक्त आया, तो मेरा ख़्याल है कि किसी ने भी उस तरह आइन के साथ कानून के साथ खड़ा होना नहीं चाहा और ना शायद होने दिया गया, जिसकी वजह से ये आज बगाड़ है। जहाँ तक आपका सवाल है पीटीआई से, तो मैं समर एक बात ज़रूर कहता हूँ कि देखें, सिविल नाफरमानी या इस तरह का पुरतशद्दद एहतजाज जो है वो कभी सियासी जमातों का शेवा नहीं रहा और सियासी वर्कर ही उसको कहते हैं या सियासी कौमी जमात ही उसको कहते हैं जो कौमी मफादात को मलहूज़े ख़ातिर रखे अपने एहतजाज के दौरान भी। अब आ जाएँ कि 2014 में जब सिविल नाफरमानी का ऐलान हुआ, सही है, भले वो तहरीक के पीछे ताकतवर हलके थे, ताकतवर लोग थे, उनके अपने मफादात जुड़े थे उस तहरीक के साथ, मगर देखने वाली बात ये थी कि अगर खुदा न खास्ता वो सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो जाती तो मुझे ये बताएं कि रियासत कैसे चलती। तो मियां साहब वो तो आज भी खतरा सर पे मंडरा रहा है, वो तो खतरा आज भी सर पे मंडरा रहा है। अगर वो तहरीक कॉल दे रहे हैं, वो कामयाब उसके होने के इम्कानात भी मौजूद हैं, आपका कॉन्फिडेंस अपनी जगह पर, एक खतरा तो है उसका, और पूरी तौर पर कामयाब ना भी हुई, अगर यानी 5% भी अगर फर्क पड़ जाता है तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उसका हो जाएगा जो हमारी रेमिटेंसेस बाहर से आती है। तो हुकूमत क्यों संजीदा नहीं ले रही? ज़ाहिर है सियासी इस्तेकाम अगर आता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा हुकूमत को होगा। नहीं समर बास, अगर मुझे बात मुकम्मल करने दें तो मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज़ करने की जसारत कर रहा था। देखें, आप कहते हैं कि हुकूमत को नुकसान होगा, हुकूमत को नुकसान नहीं होगा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर रियासत ने रहना है। अब देखें कि अगर 2014 में आप हुकूमत वक्त को गिराने के लिए सिविल फरमानी की तहरीक का ऐलान कर रहे थे और वो अगर कामयाब खुदा न खास्ता हो जाती, और जिस तरह आप अमल कर रहे थे, कभी पीटीवी पर हमला, कभी नेशनल असम्बली पे हमला, कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला, और कभी पुलिस वैन से मुल्ज़िमों को छुड़वा रहे थे खुद इमरान खान,
तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या उस वक्त के पॉलिसी साज जो थे, उस वक्त जो अदारे थे, सही, उनको उस शख्स का मुंह बंद नहीं करना चाहिए था, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए था, मगर वो खुद साथ मिले हुए थे। और आज फिर आप बंद कर दें मुज़ाकरात जो करके। सिविल नाफरमानी का ऐलान किया, फिर आज जो बात की जा रही है, अगर आप समर अब्बास बात करें ना सिर्फ मुज़ाकरात की, तो ये इतनी सादा बात नहीं है कि मुज़ाकरात किससे करने हैं और कैसे होने हैं और कैसे कामयाब होने हैं। सही। भाई बात तो असल ये है कि पाकिस्तान पे ख़तरात कौन से मंडला रहे हैं और उस पे जो है हंस कौन रहा है, उस पे खुशी कौन मना रहा है। वो लोग हैं जिन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की, वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का चेहरा कई सैकड़ों कह दिया कि लोग मारे गए हैं। ये बातें भूलने वाली नहीं हैं। अब आ जाएं, जो आप मुज़ाकरात की बात बार बार करते हैं कि हुकूमत वक्त को करनी चाहिए, मुझे पहले तो ये बताएं कि, और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक कमेटी बनी है, सियासी कमेटी, जो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, जिसको बनाया है इमरान खान साहब ने। अब मुझे ये बताएं कि वो कमेटी को पता है या यकीन है या समर अब्बास कह सकेंगे कि वो कमेटी कितने घंटे रहेगी या कितने दिन रह सकेगी या उसका किया हुआ फैसला वो मान सकेगा? वो तो अगले दिन कह दे कि मैं नहीं मानता। तो आप एक मर्तबा कोशिश तो करें ना, किस तरह बदलते हैं। सही, आप एक कोशिश तो करें, आप हुकूमती कमेटी अनाउंस करें। आप अपने स्पीकर जो है अयाज सादिक साहब, वो ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं मुझे अगर किसी की मिन्नत समाजत करनी पड़ी मैं वो भी करूंगा, मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। तो फिर स्पीकर को भी ये मिन्नत समाजत की बात क्यों करनी पड़ रही है? जरूरत का एहसास तो वो भी कर रहे हैं कि होने चाहिए मुज़ाकरात। नहीं, समर जो स्पीकर चैम्बर होता है, वो नेशनल असेंबली का हो या प्रोविंशियल असेंबली का, उसका काम यही होना चाहिए। और कोई भी स्पीकर जो होता है जब मुंतखब हो जाता है तो फिर उसकी वाबस्तगी उस जमात से नहीं रहती जो उसको मुंतखब करती है, बल्कि उसकी वाबस्तगी उस हाउस से होती है और वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा रोल अदा करता है, इसीलिए उसको स्पीकर कहते हैं। अब आ जाएं, उनकी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, मेरी भी ख्वाहिश यकीनन है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मगर मैं तो आपसे ये कह रहा था कि एक कमेटी बनी है जो मुज़ाकराती है, एक कमेटी वो क्यों नहीं ख़त्म करते जो अस्करी विंग को चला रही है। आप ये तो भी कभी सवाल कर लिया करें कि वो कमेटी जो इमरान खान, जी कौन सा अस्करी विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप देखें कि जो बार बार हमलावर होता है इस्लामाबाद पे, जो बार बार पेट्रोल बम फेंकता रहा कानून नाफज करने वाले अदारों पे, जो बार बार मसल्ला होके आइन कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ से खड़ी की गई रुकावटें हटाता रहा और शेलिंग करता रहा, उस पे उनका एक मौक़िफ़ है, होता है। उस पे उनका एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, गलत या सही उनका एक मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि पुरअमन तरीके से हमें जब हमारे अहदाफ हासिल नहीं करने दिए जा रहे, बारी पुरअमन जदोजहद जब वो नहीं मानी जा रही, वो कह रहे फिर हमें क्रेनें लानी पड़ती हैं इस्लामाबाद तक पहुँचने के लिए, जब वो रुकावटें खड़ी कर देते हैं आप लोग। खैर उसमें उनकी राय है, लेकिन ये बताएं कि अब आप चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात के बारे में क्या राय है? क्या वो भी इतलात तो यारी कि मियाँ साहब जो है वो इसको ग्रीन सिग्नल देने वाले हैं, वो कह देंगे ठीक है यार करें मुज़ाकरात? तो आपकी क्या इस पे इंफॉर्मेशन है? नहीं समर, पहले तो मुझे आपके अपने सवाल का वो जवाब ज़रूर हिस्सा दे लेने दें। आपने कहा कि वो उनका मौक़िफ़ ये है PTI वालों का कि अगर हमारे पुरअमन एहतजाज को इस तरह, भाई पुरअमन एहतजाज से पहले अनाउंसमेंट तो वो करते हैं कि एक गोली के जवाब में 10 गोली चलाएंगे। अपनी पुरअमन एहतजाज से पहले तो वो सारा लौ लश्कर तैयार करते हैं। फिर किसी ने ये कहा था 9-10 मई जो कुछ उन्होंने किया वो पुरअमन था, और आज तक जितने एहतजाज उन्होंने किए क्या वो पुरअमन रहे हैं? फिर कोई भी हुकूमत वक्त हो, अदारे हों, उनको एक्शन तो लेना होता है। क्या लोगों की अमलाक जलाने दें? क्या आप रियासत को जलाने दें? चलिए आपका पॉइंट इससे मियाँ साहब इस पे आपका आ गया है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। जरा वो मियाँ साहब वाले मामले पे बताइएगा कि वो एग्रीड है, सुना है मुज़ाकरात के वाले से वो चाहते हैं कि हो जाए मुज़ाकरात, उनकी तरफ से गो अहेड आने वाला है।
देखिए समर अब्बास साहब, कोई भी पॉलिटिकल शख्स जो है, कोई वर्कर से लीडरशिप तक, सही। कोई मुज़ाकरा से इनकारी नहीं हो सकता। मगर मुझे ये बताएं कि आप पॉलिटिकल विंग से करेंगे या उस कमेटी से करेंगे जो एक अस्करी विंग की क़यादत कर रही फिलहाल है तो या खान साहब ने लीड एक कर सियासी रही कमेटी है। अनाउंस कर मुझे रखी ये है, 2 हफ्ते बताएं। होने वाले, 2 हफ्ते पूरे होने वाले। खान साहब ने सियासी कमेटी अनाउंस कर रखी है, 1 हफ्ते उन्होंने एक्सटेंड भी किया अपनी सिविल नाफरमानी की जो एक वो सियासी, डेडलाइन थी। वो नहीं नहीं, तो आप एक तरफ गले को पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ पाँव को हाथ लगाया हुआ है, इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। और देखें, आप खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बनाई हुई है, तो इमरान खान साहब ने दोनों कमेटियां बनाई हुई हैं। अस्करी विंग के ऊपर जो कमेटी है वो भी इमरान खान साहब ने ही बनाई हुई है, और सियासी मुज़ाकरात के लिए भी कमेटी उन्होंने ही बनाई है। अब कौन सी पावरफुल है, कौन सही सी है। बाइख्तियार है, ये तो फिर वो जानते हैं या आप जानते तो हो। मियां साहब फिर होने जा रहे हैं मुज़ाकरात या नहीं होने जा रहे? इतवार तक की डेडलाइन खान साहब ने दी हुई है, इतवार तक अगर आप नहीं करते मुज़ाकरात, कमेटी अनाउंस नहीं देखें, करते, तो फिर अगर सिविल मेरे नाफरमानी साथ की मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाएगी सोमवार से। नहीं, देखें, मैं तो समझता हूँ, और अगर मेरे से कोई राय ले तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप 26 नवंबर और 9-10 मई का इमरान खान जो हैं वो ख़ुद कौम से माफ़ी ना मांगे, उस वक्त तक इस अस्करी विंग से मुज़ाकरात रियासत के मफाद में नहीं हो सकते। सही हो गया। बहरहाल वो ये कहते हैं कि दोनों मामलात पे आप एक जुडिशल कमीशन अनाउंस करके तहकीकात कर लें कि कौन किस में कितना कसूरवार है, उसके बाद वो माफ़ी भी शायद मांग ले। अगर अगर ये बात है तो मुझे ये बताएं कि मॉडल टाउन वाक़या एक हुआ था, तो उस पे किस पे एफआईआर हुई थी, ये बता दिया जाए। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पे। और इमरान खान ने लब्बैक तहरीक वालों को जो गोलियों का निशाना बने थे, वो एफआईआर आज तक किसी पे नहीं हुई। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर पे भी नहीं हुई, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पे भी नहीं हुई। ये मुनासिब नहीं होता कि आप एक जो इशू है उसको तो आप किसी और तनाज़र में देखें और दूसरे इशू को आप पर्दा डाल दें। देखें, पाकिस्तान ने चलना है इंशाल्लाह। अगर पाकिस्तान को चलाना है सब ने, तो फिर उसके लिए एक ही रूल ऑफ गेम बनाना होगा, एक ही आइन कानून बनाना होगा। ये नहीं कि ये क्योंकि मकबूल है जी इसलिए इसको 10 खून माफ़ हैं, क्योंकि ये शख्स जो है जी ये अकेला है, इसके लिए कानून और होना चाहिए। ये नहीं हो सकता भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। क्या जो आज स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, उस पर तहरीक इंसाफ सोमवार संडे से अपनी मूवमेंट की कॉल आगे ले जा सकती है? बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की तरफ से तो बड़े ही जो है वो मस्बत एक रिस्पॉन्स सामने आया। स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से जो आज बयान दिया गया तो मिन्नत समाजत तक राज़ी हैं। तो हुकूमती रिस्पॉन्स को देखते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतवार तक की डेडलाइन दी है वो आगे की जा सकती है? सिविल नाफरमानी की तहरीक को क्या फ़िलहाल चंद रोज़ के लिए ही सही मौखर किया जा सकता है? चूँकि हुकूमत की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आ रहा है मुज़ाकरात को लेकर, और तहरीक इंसाफ किन किन चीज़ों पर पीछे हटने को तैयार है अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ ने इतवार तक की डेडलाइन दे रखी है कि आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करनी है। अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं होते, आपकी जो शराइत थी वो नहीं मानी जाती, तो ये हतमी फैसला है कि हर सूरत में फिर आपने इतवार से ये मूवमेंट शुरू करनी है या फिर मजीद कुछ दिन का इंतजार भी किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी संजीदगी का तो ये बिल्कुल हम मुज़ाकरात के अंदर संजीदा है, इसलिए कि हमने कमेटी बना चुके हैं, 5 रुकनी फिर 7 रुकनी कमेटी। लेकिन जो गवर्नमेंट साइड है उनका रवैया इंतहाई नामुनासिब भी है और बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि वो कभी कहते हैं कि हमें इतला नहीं दी गई है, कभी कहते हैं, हालांकि आपको पता है कि कौमी असम्बली में स्पीचेस हुई हैं हमारी तरफ से और सेनेट के अंदर हुई है, वहां पे खुलकर कहा गया कि जी आप आए, बातचीत करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। तो मुल्क की खातिर ये ऐलान हुआ है। बाकी देखिए, अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं सपोज, तो फिर तो बिल्कुल जो सिविल नाफरमानी की तारीख है वो बिल्कुल पीछे जाएगी। उसको देखिए, हमें तो
हम तो चाहते हैं कि मुल्क का मसला हल हो, लेकिन ये हुकूमत ये समझ रही है कि शायद ये हमारी कमजोरी है। तो वो इस सेंस में जिस अंदाज से उसको ले रही है वो तरीका ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। अभी एक दिन रह गया है, और अगर ये कमेटी भी नहीं बनाते, ये पेशरफ भी नहीं होती, तो फिर तो डेफिनेटली इस नाफरमानी की तरफ जाएगी और बड़ी यानी बदकिस्मती यानी होगी। यानी मैं अगर हुकूमत आपके मुतालबात मानती है या नहीं मानती, अगर वो कमेटी भी अनाउंस कर देते हैं मुज़ाकरात के लिए, फिर भी आप तहरीक को मुअख्खर कर सकते हैं? नहीं, कमेटी अनाउंस करने का मकसद ये है ना कि मुज़ाकरात करना ना। जी हाँ। देखिए, संजीदगी तो जाहिर करे ना, लेकिन अगर संजीदगी जाहिर नहीं करती मुज़ाकरात, देखें कमेटी बनाने का मकसद क्या है, वो अनाउंस करेंगे, यही करेंगे ना कि जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। जी हाँ। लेकिन अगर और ये भी नहीं है कि जी मुज़ाकरात कभी पता नहीं चल रहा है, कमेटी का भी पता नहीं चल रहा है, और हमें कहते हैं कि जी ये सेवन नाफरमानी की तारीख मौखर कर दे, तो ऐसा नामुमकिन होगा। खान साहब को आप सारे लोग जानते हैं। वो उन्होंने इस दफा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है और मुल्क पे असर अंदाज होगा, इसलिए उन्होंने बार बार कोशिश की कि मुज़ाकरात हो जाए। यही हुकूमत थी ना जो बार बार कहती थी कि जी ये सियासी लोग नहीं है, ये तो हमसे बात नहीं करना चाहते। तो ये हमने कहा कि नहीं, इस दफा बात होनी चाहिए। लेकिन तहरीक अब जब इंसाफ को बात भी, करने के लिए लेकिन हम लेकिन लेकिन जहां आप हुकूमत को एक ज़ाहिर उनके सामने एक सूरत हाल आप रख रहे हैं कि इतवार तक का टाइम है, नहीं तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। हुकूमत भी इस तहरीक से कोई इतनी ज़्यादा लगता है खाइफ नहीं है, और शायद तहरीक इंसाफ के पास भी ये आखिरी कार्ड है कि वो कहते हैं पीटीआई ये कार्ड भी इस्तेमाल करना है तो कर ले। तो पीटीआई के लिए भी तो एक सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी अगर आप ये कार्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके पास तो कोई कार्ड ही नहीं बचेगा उसके बाद हुकूमत को ये कहने के लिए कि आप कर लें बातचीत, वरना फिर हम ये कार्ड अपना इस्तेमाल कर लेंगे। सियासी लोगों के पास बड़े कार्ड्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, और हुकूमत को पता चल जाएगा। मैं तो ये देख मैंने अगेन आपसे कहा, मैं खुश नहीं हूँ इस पे कि सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू हो जाए, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान होगा। इस पे जो भी खुश हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जब इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की कोई यानी संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम सही। सारे देख रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं। इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। परसों 80 वर्कर हमारे रिहा हो गए, और जज साहब ने कहा कि इनको कोई गिरफ्तार ना करे, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो सही है। हम क्या करें, आप बताएं। वैसे हमारे पास मुज़ाकरात को लेकर हुकूमती कैंप से रिस्पॉन्स तो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है। आज स्पीकर नेशनल असेंबली का बयान आपने सुना होगा, जिन्होंने कहा कि मुझे अगर सदर वज़ीर आज़म की या किसी की मिन्नत भी करनी पड़ी, मिन्नत समाजत भी करनी पड़ी, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। तो बेहतर नहीं है कि कुछ दिन मजीद इंतजार कर लिया जाए कि एक मस्बत वहां से रिस्पॉन्स तो आ रहा है सामने। देखें मेरे भाई, मैं खुद पार्लियामानी उसका हिस्सा रहा हूँ, 9 साल तक मिनिस्टर भी रहा। मुझे पता है कि स्पीकर का और गवर्नमेंट के दरमियान कितना रब्त होता है। ये देखें, गवर्नमेंट होती है, और जो स्पीकर होता है उसका अपना एक रोल होता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ उनकी उस पर कोई मुझे शक नहीं है। वो चाहते हैं, और ये हर स्पीकर चाहता है। असद कैसर साहब भी जब फैसले करता था तो उन पर बड़े तनकीद होती थी पार्टी की तरफ से भी, लेकिन स्पीकर की मजबूरी होती है। लेकिन जो हुकूमत है उसका रिस्पांस जो है ना, इतना ठंडा रिस्पांस, और वो शायद ये समझ रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, और हम पता नहीं शायद हमें क्या मजबूरी आ गई है कि हम मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें। मेरे ख्याल से कल का दिन है। हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है कि 100 दफा करे, नहीं करना चाहती है 100 दफा ना करे, लेकिन उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी हुकूमत के ऊपर आएगी। फिर कोई ये नहीं कह सकता कि पीटीआई जो है उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? सिविल नाफरमानी है, और मजीद कौन कौन से मजीद क्या आपके पास ऑप्शन है या कार्ड हैं कि जिनकी तरफ आप जा सकते हैं? वो हुकूमत के लिए या मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है सिविल नाफरमानी के अलावा भी। देखिए मेरे भाई, हमें किसी ने रोका तो नहीं है कि हम एहतजाज दोबारा शुरू करें, स्ट्रीट पर आए, सड़कें ब्लॉक करें, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक वैसे भी हुकूमत कर लेती है जब हम इस्लामाबाद का ऐलान करते हैं। तो ये तो बहुत सारे ऑप्शन है। अभी ये ऑप्शन खत्म तो नहीं, सियासी लोग हैं हम। सही है। वैसे भी हुकूमत ने हमें पहले कभी इजाजत दी है, ये तो हर दफा हमारे लिए कंटेनर खड़े कर देते हैं। इन्होंने एनओसी भी दी थी लाहौर में, इन्होंने हमें इस्लामाबाद में भी एनओसी दे दी थी, फिर भी कंटेनर खड़े किए, फिर भी आंसू गैस की शेलिंग जगह जगह की, लोगों को रोकने की कोशिश की। तो ये तो हर दफा करते हैं, वो तो हमारे पास अपना हर वक्त मौजूद है। लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है ना, एक बड़ा मसला ये भी है कि जब मुज़ाकरात के लिए आप एक कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है ये अटेम्प्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से की जा रही है, और ये हौसला अफजा है। ये मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा अमल है, इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि आप अगर कह रहे हैं कि मुल्क के लिए आप ये करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात यह है कि
जब भी मुज़ाकरात के लिए आप जाते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ों पे समझौता करना पड़ता है, आपको एक माहौल उसके लिए कंडूसिव बनाना पड़ता है। खान साहब का ट्विटर अकाउंट हो या आपके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से बड़ी सख्त किस्म की तनकीद होती है इदारों के खिलाफ, या बड़े सख्त किस्म के वाज़ेह बयानात आते हैं, तो उससे कुछ अर्से के लिए अगर रोक लिया जाए, या जिस तरह से फवाद चौधरी ने एक तजवीज़ भी दी है कि खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो, तो इससे भी माहौल ज़रा ठंडा हो सकता है जो तल्खी है सियासत के अंदर। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा होने जा रहा है कुछ? तो देखिए, अगर आपका इशारा फौज की तरफ है तो फौज के खिलाफ तो हम नहीं है, ना ही हमारे नई पार्टी कोई पॉलिसी ऐसी है। फौज हमारी फौज है, हम उससे प्यार करते हैं। जो देखें, जो लोग अगर वहां से बाहर से बैठ के अगर कोई कोई वो देता है तो गलत करता है। हम तो उसको, मैं तो कभी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ना पार्टी उसको सपोर्ट करती है। देखिए, हम प्योर सियासत करते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। हम मोहब्बे वतन लोग हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैं सिर्फ आपकी एक छोटी सी मिसाल दूं, ये कहते हैं कि सिविल नाफरमानी से कुछ नहीं होगा। अभी आपके कितने रेमिटेंसेस आते हैं? 33-34 बिलियन डॉलर आते हैं सालाना। और अगर अगर पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तानी हालात से परेशान है, अगर वो पाकिस्तान आना जाना उनका लगा रहता है, 3-4 बिलियन डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, तो ये मुश्किल से 35-36 बिलियन डॉलर बनते हैं टोटल। और आप ये देखें कि अगर सही। ज्यादा नहीं, ये जो फोर्सेस पाकिस्तानी वहां बैठे हैं, जो प्रेशर डाल रहे हैं पार्टी के ऊपर कि जी आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हम बंद करते हैं। अगर 4-5% भी, अगर सपोज ज्यादा नहीं करे, ठीक है। 5% भी करे, तो ये 3-4 बिलियन डॉलर बनते हैं। ठीक है। तो 3-4 बिलियन डॉलर हुकूमत के पास कम पड़ जाए तो ये तो कचकोल लिए फिर खैरात मांगना शुरू है। अभी अभी क्या हाल है, 3-4 बिलियन डॉलर के लिए कितने शराइत मानने पड़ते हैं इनको IMF के। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ अजहरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, तजिया शामिल करेंगे अतर काज़मी साहब का। अतर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या लग रहा है जो मुज़ाकरात की एक कोशिश इस वक्त हो रही है, एक सोच पाई जा रही तरीके साहब के अंदर भी कि मुज़ाकरात हो जाए, मामलात में आगे बढ़ा जाए, तलखी को कम किया जाए, लेकिन हुकूमती रिस्पॉन्स उतना खातिर खा नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि हुकूमत खुद से कोशिश करती रही। उन्हें लग रहा है कि तरीके साहब के पास ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, सारे कार्ड खत्म हो चुके हैं, अब वो दब गए हैं, तो मेरे को मारने वाली पॉलिसी है। लग रहा है कि मुज़ाकरात होंगे, सैनिटी प्रिवेल करेगी। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, इस वक्त हुकूमत के पास कुछ है नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए। इमरान खान साहब वैसे ही 1.5 साल जेल में हैं। अब आपको पता है 23 तारीख को एक और मुकदमे का फैसला हो रहा है और उसके ऊपर भी आम तासुर यही है कि इमरान खान साहब को एक और सजा सुना दी जाएगी। अगर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं उनके मुताबिक चीजें आगे बढ़ती हैं, तो उसका तो बुनियादी मकसद है कि ये सिस्टम रैप अप होगा और हुकूमत घर पे जाएगी। और जो बेस्ट आउटकम हो सकती है हुकूमत के लिए वो ये हो सकती है कि ये एक नए इंतखाबात के ऊपर एग्री कर जाए। तो नए इंतखाबात भी अगर मौजूदा हालात में हुए तो हुकूमत के लिए तो जीतना नामुमकिन होगा ऑलमोस्ट। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से चीजें आगे बढ़ेंगी। हाँ, इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश जरूर है, क्योंकि जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं हुकूमत के ऊपर, जिस किस्म का अब दबाव पड़ रहा है, और आपको पता है कि ट्रंप इंतजामिया भी अब ऑलमोस्ट पावर में वो आ चुके हैं। 20 तारीख को अगले महीने ट्रंप साहब के हलफ बर्दारी की तकरीब है, तो उससे पहले हुकूमत की यकीनन ख्वाहिश होगी कि कुछ चीजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाए और चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। पर मुझे ये मुज़ाकरात किसी नतीजे तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। और ये जो सजाओं वाला मामला है उससे भी इसी चीज़ से कनेक्ट किया जा रहा है, समझा जा रहा है कि शायद वो अमरीकी दबाव के सामने ही ये सजाएं जरा एक्सपेडाइट किया जा रहा है इस प्रोसेस को, ताकि सजाएं जल्दी जल्दी दिलवा दी जाए खान साहब को। और अमेरिका से प्रेशर आए भी तो बोले यार वो तो अदालती केसेस हैं, वहाँ से उन्हें सजा याफ्ता है, तो हम क्या करें, हमने तो उन्हें कैद नहीं रखा हुआ। तो मजीद यानी केसेस के अंदर भी खान साहब को जी सजा हो बिल्कुल, सकती माजी है। में भी देखिए जी, माजी में भी हुकूमत यही कहती है, इंटरनेशनल सतह पे जब भी हुकूमत से कहा जाता है तो वो ये कहते हैं कि ये अदालती मामला है। लेकिन इलेक्शन से पहले हमने देखा यके बाद दीगरे खान साहब को सजाएं सुनाई गई और एक तासुर कायम करना था कि उनकी पार्टी का खात्मा हो गया है। अब अगेन जिस तरीके से ये मुकदमा चलाया गया कि रात तक जो है अदालतें चल रही हैं, जेल के अंदर अदालतें चल रही हैं, तो जस्टिस जो है ना उसका एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि वो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जी हाँ। उसमें जो ओपननेस का प्रिंसिपल है वो बड़ा जरूरी है। यही तो एक आम कोर्ट और किसी खुफिया कोर्ट में फर्क होता है। तो ये जिस तरीके से ट्रायल चलाएंगे इसमें ओपननेस के इश्यूज भी हैं। और अब अगेन ये जो मुकदमा है इसके अंदर भी लोग कह रहे हैं कि जी तासुर यही है कि उनको सजा सुना दी जाएगी। अब हतमी फैसला तो अदालत ने करना है। अब पता चलेगा 23 तारीख को क्या फैसला आता है। लेकिन हुकूमत यकीनन इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहेगी कि ये अदालती मामलात हैं, लेकिन वो भी समझते हैं कि किस किस्म के मामलात हैं।
लेकिन अगर देखें ना, अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, हुकूमत किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है? तहरीक इंसाफ को भी ज़रा समझौता करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ किन किन चीज़ों पे? ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के तो दो बड़े मुतालबात हैं, इंतखाबात का ऑडिट और 9 मई और ये जो 26 नवंबर वाला वाक़या था उसकी तहकीकात करें। तो पीटीआई अपने किन चीज़ों से पीछे हट सकती है? हुकूमत अपने किन चीज़ों से पीछे हट सकती है, या क्या किन 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 मामलों पे वो गिवन कर सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में जो दोनों साइड्स के लिए एक अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो वो नए इंतखाबात की सूरत में निकल सकता है। इस वक्त कौमी हुकूमत पे कोई भी किसी का इत्तेफाक नहीं होगा। हुकूमत जो है वो जो मैंडेट वाली बात है, इलेक्शंस का जो ऑडिट है, उसके ऊपर कभी भी तहरीक इंसाफ को इंटरटेन नहीं करेगी। जहां तक 9 मई का मामला है, उसको अब तक हमने देखा है कि वो सिर्फ सियासी तौर पे उसका इस्तेमाल किया गया। जब भी हुकूमत को ये लगता है कि उनको कोई सियासी लीवरेज चाहिए तो वो उसका जिक्र शुरू कर देते हैं, और इसी वजह से आपने देखा कि वो मुकदमात भी सारे लिम्बो के अंदर हैं। वो उसके ऊपर तहकीकात मुझे नहीं लगता कि हुकूमत करवाएगी। 26 नवंबर का जो मामला है, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी और उसमें हुकूमत फंस रही है। अब जिस किस्म की आवाजें अमरीकी कांग्रेस से भी आ रही हैं 26 नवंबर के हवाले से, दीगर ममालिक से आ रही हैं, तो आगे जाके इंडिविजुअल्स के लिए भी उसमें मसाइल हो सकते हैं, हुकूमती शख्सियात के लिए। तो ठीक। मेरे ख्याल में ये दोनों तरफ से एक इंतहा से बातचीत शुरू होगी, और अगर बीच में कोई हल निकल सकता है तो वो नए इंतखाबात की सूरत में निकल सकता है, लेकिन वो भी मुझे समर साहब फिलहाल निकलता हुआ नजर नहीं आता। और ये जो मुज़ाकरात से पहले बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से जो बड़ी सख्त किस्म की तनकीद आती है, सोशल मीडिया अकाउंट से, पर्टिकुलरली खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहा है, वो अकाउंट पाकिस्तान लाया जाए, उसमें भी ज़रा थोड़ी सी ज़रा तलखी को कम करने के लिए कोशिश की जाए। तो ये आपको लग रहा है कि मुमकिन हो सकता है, या फिर जो कीबोर्ड वॉरियर्स है या पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट से खान साहब के या पीटीआई का, वो वहाँ से जो है सिलसिला जारी रहेगा तनकीद का और वहाँ से आग बरसाने का, और मुज़ाकरात भी साथ साथ चलते रहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में हुकूमत को पहले चाहिए कि रिचर्ड ग्रैनल का अकाउंट पाकिस्तान लेके आए। वो ज्यादा बड़ा मसला इस वक्त हुकूमत के लिए बना हुआ है। प्रॉब्लम खान साहब का अकाउंट नहीं है। या तो खान साहब उस चीज को ऑन ना करें ना, खान साहब कहें कि ये जो मेरे सोशल मीडिया पे चीज आई है, तो सही इसको है। ऑन नहीं करता। खान साहब इसी तरह की सख्त बातें अदालत के अंदर करते हैं, वहीं पे सहाफियों के साथ करते हैं। और अभी कुछ आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक के है। दोस्त भी कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया बड़ा मसला है। मसला ये है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब की सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में खड़ी है कि जहां पे हर कोई उनको डिस्कस भी कर रहा है, मुल्क की वो सही सबसे है। बड़ी सियासी जमात है, वो सिर्फ दो वजूहत की वजह से है, एक खान साहब की वजह से और एक उनके सोशल मीडिया की वजह जी से। हाँ। तो सोशल मीडिया इशू नहीं है, जो मुल्क में हालात है वो बुनियादी इशू ठीक है। है। अगर वो हालात बेहतर होंगे तो सोशल मीडिया खुद ही जो है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे दो इंतहाई अहम मसाइल के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां लगाने के फैसले को मुतअस्सिबाना और खित्ते में जौहरी फैलाव के अदम तवाज़ुन की बड़ी वजह समझा जा रहा है, क्योंकि इस इक़दाम ने आलमी अमन से मुतालिक अमेरिका की दोहरी और दोगली पॉलिसी को भी वाज़ेह कर दिया है। अमेरिका ने बुध को जौहरी हथियारों से लैस पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया, और इस प्रोग्राम की निगरानी करने वाली सरकारी दफाई एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स और 3 निजी कंपनियों पर पाबंदियों का इतलाक किया। अमेरिका का यह फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अक्टूबर में अमेरिकी महकमा तजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत करने वाली 16 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया था। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि अमेरिकी कार्रवाई अफसोसनाक और जानिबदाराना है, और ये फौजी अदम तवाज़ुन में इजाफे का सबब बनेगी, जिससे इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। बयान में पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को 24 करोड़ अवाम की जानिब से क़यादत को सौंपी गई एक मुक़द्दस अमानत करार दिया, जिसकी हुर्मत पर किसी सूरत भी समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ में कहा है कि पाकिस्तान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी, जबकि इस अमल से यह भी वाज़े हो रहा है कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है, और अबाविल जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है, को तो मुतअस्सिबाना अंदाज में निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इंडिया के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 5 से 10,000 किलोमीटर तक है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ के मुताबिक इस ज़िम्न में पूरी कौम यकजा है, और इस रद्द अमल को ही असली मानों में एब्सोल्युटली नॉट कहा जा सकता है। अमेरिकी पाबंदियों और पाकिस्तान पर मुमकिन असरात पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है
दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली ने। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये जो पाबंदियां अमेरिका की तरफ से सामने आई हैं उसमें एक तो भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी रेंज पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है जो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल है उससे ज़्यादा है, उस पर तो पाबंदी नहीं लगी। हमने टेस्ट भी नहीं किया, वो टेस्ट भी कर चुके हैं। तो इसकी आपको असल वजह क्या नजर आती है इन पाबंदियों की? बहुत शुक्रिया समर। आई थिंक मुख्तसरन इसके 3 पहलू हैं, मैं बता देता हूँ। एक सियासी पहलू है अमेरिका की दाखिली सियासत का, दूसरा जो है सिफारती पहलू है जो कि तशवीशनाक है, और तीसरा जो है तस्वीराती पहलू है। लेकिन सबसे पहले मैं तस्वीराती पहलू बता देता हूँ क्विकली कि जिस तरह आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम जो है वो इंतहाई महफूज भी है, मुनज़्ज़म भी है और मुस्तनद भी है। और पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली ये एजाज़ भी हासिल है कि पिछले 45 साल में पाकिस्तान जो है अमेरिका का मोस्ट सैंक्शन्ड एलाई रहा है। तो हमारे लिए ये कोई नई बात भी नहीं है और हम प्रोवोक भी नहीं होते, लेकिन हम पूरी कौम और हर शोबा, चाहे फौजी क़यादत हो, सियासी क़यादत हो, वो इस पे बिल्कुल वाज़े है कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की सलामती की सबसे बड़ी ज़मानत है और इस खित्ते में अमन की सबसे बड़ी गारंटी है। और इसके ऊपर समझौता करना किसी हुकूमत, किसी इदारे, किसी लीडर के लिए पॉसिबल किसी सूरत भी ना है, ना हो सकता है और ना कभी होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो तस्वीराती सलाहियत है उस पे इन पाबंदियों का बिल्कुल असर नहीं होगा, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर दाखिली वसाइल और हमारे साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का समर है, और हम अमेरिका से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते तस्वीराती हवाले से, नंबर 2। और तीसरी बात यह है कि सिफारती एतबार से ये अफसोसनाक बात है कि अपने आखिरी महीने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके लोग इतनी गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं जो कि तस्वीराती और टेक्निकल हकायत के भी खिलाफ है। अच्छा, आखिरी बात पहले मैं बता देता हूँ ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, वो ये है कि ये अमेरिका की तस्वीराती पॉलिसी और सोच की तर्जुमानी नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये एक लोअर रैंकिंग ऑफिसर हैं और स्पेशल असिस्टेंट ऑन नेशनल सिक्योरिटी हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है। और 1 महीने के बाद ये अमेरिका के किसी इंडियन स्पॉन्सर्ड थिंक टैंक में नौकरी ढूंढ रहे होंगे, और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनको किसी थिंक टैंक में नौकरी मिल जाए, और वो इंडिया को खुश इसलिए करना चाहते हैं कि जनाब मैं ऐसा बयानिया गढ़ रहा हूं जो कि कल आपके मफादात को पाकिस्तान के खिलाफ और अमेरिका में बढ़ाने के लिए मैं अवेलेबल हूं। तो मुझे जो है ना, जिस तरह ज़ल्मे खलीलजाद साहब हैं, इस तरह मुझे कोई प्रोजेक्ट दे दें ताकि मैं आपके मफादात के लिए अमेरिकी किसी थिंक टैंक में नौकरी कर सकूं। सही। अच्छा, इस पाबंदियों के तनाजुर में अगर बात की जाए तो एक जो तशवीश, अगर आजकल की टाइमिंग की हम बात करें तो वो कहीं इसराइल के साथ तो लिंक नहीं कर रहे कि उस वाले से अमेरिका को खतरा कोई हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ तो ज़ाहिर हम उसके एक पार्टनर भी रहे हैं कई मामलात के अंदर। तो ये जो तशवीश है वो अमेरिका की अपने से ज़्यादा बढ़ के कहीं इसराइल के हवाले से तो नहीं है? नहीं, देखिए बात ये है कि ये एक हकीकत है कि जिस तरह इसराइल अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है, तो भारत भी अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है। तो इस वक्त हमारी जो रिवायती सोच है कि जनाब इसराइल का एक खास अमेरिका के अंदर मुकाम है, तो ये एक हकीकत है सियासी तौर पे कि भारतीय लॉबी का भी असर रसूख इस वक्त अमेरिका के अंदर कोई इसराइली लॉबी से कम नहीं है। और इसलिए ये इस तरह के बयान इस बात का सबूत है कि भारत का असर रसूख अमेरिका के अंदर बढ़ रहा है, और हम जब अमेरिका से बात करते हैं तो हम भारतीय असर रसूख को मद्देनजर हमें रखना चाहिए, जो कि एक हकीकत है। अलबत्ता हमें हकायक को अमेरिका के सामने रखना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ट्रंप इंतजामिया चंद हफ्तों के बाद आने वाली है, तो मैं तवक्को करता हूँ कि वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बयानात और इक़दामात पे नजरसानी करेगी, ताकि अमेरिका की भी आलमी सतह पे साख मुतासिर ना हो, और साथ ही साथ जो गलतियां बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने की है उनका अजाला किया जा सके। और हम तवक्को करते हैं कि इस खित्ते में अमन के हवाले से जो अमेरिका की बैलेंस ऑफ पावर और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की कमिटमेंट है वो उसको जारी रखेगा। और ये हकायक के भारत के पास ऐसे बैनुल-ए-आज़मी मिसाइल हैं और एटमी आबदोजे हैं जो कि अमेरिका के करीब जाके अमेरिका को भी निशाना बना सकती हैं और एटमी हमला कर सकती हैं। ये वो टेक्निकल हकायक हैं जिससे एक संजीदा
अमरीकी एहलकार को पहलू तही और सर पे नजर नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की जरूरियात हैं, जिसका वाहिद मकसद इस खित्ते में अमन को बरकरार रखना और भारतीय जारियत को नामुमकिन बनाना है, उसके अलावा किसी खदशात का इजहार हकायक की तर्जुमानी नहीं है। और मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है जो बैरूनी जो इसके असरात हो सकते हैं उसकी तो आपने बात की, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर हम बात करें सारी सूरत हाल को लेकर, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाईली पोलराइज्ड हमारी सोसाइटी है, लेकिन इस सारे जो है फैक्टर के बावजूद जब ये इस तरह की सूरत हाल बनी है ये हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल को लेकर, तो पूरी कौम की तरफ से एक बड़ा यकजा मौक़िफ़ आया है। बावजूद इसके कि बड़ी सख्त किस्म की सियासी तकसीम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन तमाम सियासी जमातों का इस तकसीम के बावजूद यकजा मौक़िफ़ आया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आज तो पाकिस्तान एक बड़ा अहम मुल्क है और ये जो सियासी तफरीक की आपने बात की, 3 दिन कबल गोल्डमैन साच की एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये बात की गई है कि अगले 50 साल में पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 6ठी बड़ी मईशत होगा। आप देखें इस वक्त माशी मसाइल कितने हैं, उसके बावजूद गोल्डमैन साच जैसे एक मुख्तदर और मुस्तनद इदारे ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि 1998 में जब हमने एटमी धमाके किए थे तो हमारे ऊपर कितना दबाव था, हमें इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दिए गए और हमारा आप जानते हैं 28 मई को हमने धमाके किए थे, उससे 2 हफ्ते बाद हमारा बजट आना था, लेकिन उसके बावजूद हमने कौमी सलामती पे कोई समझौता नहीं किया और ना कोई हुकूमत कर सकती है। और मैं समझता हूँ ये एटमी प्रोग्राम वो वाहिद हमारा ऐसा मामला है जिसपे तमाम मकातब फिक्र, तमाम कौम, तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें जो है मुत्तहिद हैं और अपने तमाम सियासी इख्तिलाफात भुलाकर वो पाकिस्तान को सबसे इम्पोर्टेंट हमारी रेड लाइन बिल्कुल समझते हैं और इस पर किसी किस्म का ना समझौता कभी किया है ना किया जा सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो हमारी सलामती और इस्तेहकाम का ज़ामिन है, इसीलिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस प्रोग्राम के साथ खड़ी है, इसकी सपोर्ट में खड़ी है और इस पर किसी किस्म का समझौता ना किया गया है, ना ही आगे किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में जारी दहाइयों तवील तनाज़ा जितना संगीन और जानलेवा साबित होता जा रहा है, उतना ही अब हुकूमत और रियासत की जानिब से इस तनाज़े को सुलझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। गो के कुरम में अमन व अमान की संगीन सूरत हाल और मासूम जानों का ज़िया तो गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 4 बरसों में इस इलाके में फसादात के बायस तकरीबन 1600 अफराद जामहक हो चुके हैं और अब गुज़िश्ता माह 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों के काफिले पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 44 अफराद के जामहक होने के बाद से इलाके में कशीदगी अपनी इंतहा को आन पहुंची और दोनों फरीकैन के दरमियान मुसल्लह तसादुम की वजह से 100 से ज़ायद अमवात के बाद मरकजी शाहराह गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से बंद है और इस कशीदगी को कम या ख़त्म करवाने के लिए गुज़िश्ता कई हफ्तों से चलने वाले ग्रैंड कबायली जिरगे भी फिलहाल नाकाम ही दिखाई दे रहे थे। ताहम इस मुतालिक आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई जब खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने कोरम में क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में मुश्तरका तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की, जिसके एलामिया के मुताबिक एपेक्स कमेटी इजलास में कुरम के मसले के पायदार हल के लिए तवील मुशावरत के बाद लाया अमल तय हुआ है। एलामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन तमाम असलहा जमा करेंगे और हुकूमत की सालिसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इजलास में फैसला हुआ है कि रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीकैन 15 दिनों में लाया अमल देंगे। एलामिया में मजीद कहा गया है कि 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाएगा और 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। इजलास में यह फैसला भी हुआ है कि इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक ज़मीनी रास्ते पर आमदो रफ्त महफूज बनाने के लिए सिक्योरिटी मैकेनिज्म तरतीब दिया जाएगा, जिसके तहत पुलिस और FC काफिलों को मुश्तरका तौर पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि इमरजेंसी आमदोरफ्त के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर फराहम करेंगी और किसी भी पुरतशद्दद कार्रवाई पर इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। दूसरी जानिब इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूकार लाई जाएंगी। अमन व अमान के लिए विफाकी हुकूमत भी ताउन करे। अमन के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क भर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुरज़म हैं। हर सतह पर अमन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली में गन्नापुर को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में पूरा ताउन करेंगे। कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। क्योंकि हुकूमत अपने तहत तो इस मसले को सुलझाने के लिए पुरुमीद है, लेकिन हालिया कशीदगी के बायस पारा चिनार टल रोड पिछले 72 दिनों से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है, जिसके बायस शहरी परेशान हैं। जबकि अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल होने से अशियाए खुरनोश, अद्वियात, ईंधन समेत मुख्तलिफ चीज़ों का जखीरा खत्म हो गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सहूलत और अद्वियात की अदम दस्तियाबी के बायस अस्पतालों में अमवात का खतरा बढ़ गया है। और कुछ इत्तलात के मुताबिक अद्वियात की किल्लत के बायस कुरम में 29 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं, लेकिन हुकूमत इस मुतालिक इनकारी है, जिसके बकौल बच्चों की अमवात की तादाद न 29 है और न ही अद्वियात की किल्लत से अमवात हुई है। कुरम में ये तो नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं है। बच्चे यकीनन जाँ बहक हुए हैं, लेकिन मीडिया में जो 29 का फिगर आ रहा है कि वो दवाई अद्वियात की कमी की वजह से, तो वो फिगर गलत है। ऐसी बात नहीं है। कुछ जनरल बीमारियों, कुछ नमूनिया की वजह से कुरम में हेलीकॉप्टर के जरिए हमने करोड़ों रुपए की अद्वियात पहुँचाई है। पाड़ा चिनार अस्पताल में इस वक्त अद्वियात का कोई ऐसा इशू नहीं है। इमरजेंसी अद्वियात सारी वाफिर मिकदार में वहाँ मौजूद है। हुकूमत का दावा अपनी जगह, लेकिन कुरम में पैदा होने वाले इंसानी बहरान को देखते हुए एडी एयर एम्बुलेंस ने जख्मियों और मरीजों को पेशावर मुंतकिल करने के लिए सर्विस भी शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया है। गवर्नर KP के बकौल कुरम जल रहा है। सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहे हैं? सूबाई हुकूमत एक पारा चिनार रोड नहीं खोल सकती, बाकी क्या करेगी? सूबाई हुकूमत के पास बानी की रिहाई के सिवा कोई एजेंडा नहीं। अलमिया यह है कि कुरम की सूरत हाल को लेकर जहां सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, वहां इस तनाज़े को मसलकी रंग देने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन इस तनाज़े की सबसे बड़ी वजह सोना उगलती वो ज़मीनें हैं जिस पर कबाइल और मसलक में बटी कुरम की आबादी अब तक सैकड़ों जाने गंवा चुकी है। अगर ज़िला कुरम की अहमियत की बात हो तो ये ज़िला 3 अतराफ से अफगानिस्तान जबकि एक जानिब पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसके जोग्राफिया की वजह से ही कुरम को किसी ज़माने में पैरट्स बीक यानी तोते की चोंच कहा जाता था। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में जिला की स्ट्रेटेजिक अहमियत भी इसी वजह से काफ़ी अहम समझी जाती रही। जिला कुरम का सदर मुकाम पारा चिनार है, जो पाकिस्तान के दीगर इलाकों से सिर्फ एक सड़क के रास्ते जुड़ा हुआ है, जो लोअर कुरम में सद्दा के इलाके से गुजरती है। अगर कुरम में ज़मीन की मिल्कियत के तनाज़े की बात हो तो अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में 1890 की दहाई में इस कबायली इलाके को बाकायदा तौर पर आबाद किया गया और ज़मीनों की तकसीम हुई। ताहम कुरम के ज़्यादातर इलाकों में लैंड रिकॉर्ड आज तक मौजूद नहीं और मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कबाइल और अफराद ज़मीन के टुकड़ों की मलकियत के दावेदार हैं। पाड़ा चिनार के ज़मीन का शुमार कबायली इलाकों की जरखेज़ तरीन ज़मीनों में होता है। सरसब्ज़ो शादाब और पानी के वाफर ज़खायर होने के बायस यहाँ की फसलें और बागात मशहूर हैं, जिनमें चावल, सब्जियों और मेवाजात को खुसूसी शोहरत हासिल है। इस वक्त ज़मीन का तनाज़ा कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद 10 या उससे ज़ायद देहातों और कबाइल के दरमियान है। टिवाड़ और गीदो, तिरी मंगल, अपर कुरम में अफगानिस्तान की सरहद के साथ वाक़े देहात हैं। यहाँ मुतनाज़ ज़मीन मौजूद है जिस पर इन देहातों के बासी दावा करते हैं और बाज़ औक़ात मामला फसादात तक पहुँच जाता है। वो शहरा और मिली खैल भी अपर कुरम यानी पाड़ा चिनार में वाक़े 2 देहात हैं। यहाँ हालिया लड़ाई 2 अफराद के दरमियान चंद कनाल ज़मीन के तनाज़े पर हुई, जो बाद में पूरे ज़िला में फैल गई और दर्जनों अफराद की हलाकत का बाइस बनी। मकबल और कंज अली ज़ई भी अपर कुरम में अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़े 2 देहात हैं, जहाँ ज़मीन की मिल्कियत का तनाज़ा कई दहाइयों से जारी है। बालिश खेल और पाड़ा चमकनी देहातों के दरमियान भी हज़ारों एकड़ ज़मीन का तनाज़ा है। इस तरह बंगश कौम जो ज़िला कुरम के मुख्तलिफ देहातों में फैली हुई है और तिरा हमजा खेल कौम जो लोअर दीर में शोरको के इलाके में आबाद है के दरमियान ज़मीनी तनाज़ा फसादात का सबब बनता है। अगरचे सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ 4 सालों में यहाँ 1600 से ज़ायद अफराद फसादात में हलाक हुए, लेकिन कबायली अमायदीन के मुताबिक यह तादाद कहीं ज़्यादा थी। इन फसादात में 5000 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। ज़िला कुरम का शुमार मुल्क के उन कबायली इलाकों में होता है जहाँ तालीम की शरह सबसे ज़्यादा है। यहाँ ख़वातीन की शरह तालीम भी साबिक फाटा के दीगर इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा बताई जाती है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक जब तक इस इलाके में मौजूद फाल्ट लाइन्स यानी फ़िरक़ावारियत और ज़मीनी तनाज़े का खात्मा नहीं होगा, जहाँ अमन का क़याम नामुमकिन है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।